अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। इस वक्त सोशल मीडिया की और मेन स्ट्रीम मीडिया की सबसे बड़ी और अहम खबर है एनसीसीआई के अफसरान के खिलाफ दकी भाई की अहलिया अरूप जतोई की जानिब से करवाई जाने वाली एफआईआर। इस एफआईआर का फ्यूचर पर अब क्या असर होगा? क्या जितना गुना इन अफसरान के जिम्मे डाला गया है, क्या उतनी ही गुनहगार इस वक्त अरूप जतोई भी है? इन तमाम मामलों पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त एडवोकेट हाई कोर्ट निदा नूर साहिबा। इनसे इस हवाले से पूछते हैं कि कानून में इन तमाम चीजों की क्या जगह है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। मैडम, एक एफआईआर का इंदराज होता है और ये एफआईआर की जाती है अरूप जतोई की जानिब से, जो खुद भी एनसीसीआई की मुलजिमा है। बिल्कुल ऐसी। और अब उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि उनसे इनके खावन के को रिलीफ दिलवाने के लिए जो है वो कुछ रिश्वत तलब की गई। कानून में इस एफआईआर की क्या वक़्त है और इन अफसरान के खिलाफ अब मजीद क्या कार्रवाई हो सकती है जबकि वो 3 दिन के रिमांड पर है? देखिए, इसमें ये तो हकाइक हैं जो पसे मंजर पे हैं, जो पसे पर्दे हैं वो दूसरे हैं। इसमें जो सबसे शॉकिंग चीज है वो ये है कि जो जिन अफसरान पे इल्जामात लगे उनका एकदम से पहले पोस्टिंग हो जाना, उनका इस्लामाबाद ट्रांसफर हो जाना और उसके बाद उनका कुछ अरसे के लिए गायब हो जाना, उसके बाद उन पे एफआईआर होना और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी, ये एक शॉकिंग चीज है। ये सारे जो पीसेस अगर हम इनको जॉट डाउन करें तो एक बिगर स्टोरी, बिगर पिक्चर इनसाइड की नजर आती है, जो कि पसे पर्दा हकाइक है। इसमें देखिए, मैं हैरान हूँ, एफआईआर कटनी चाहिए थी, हमें चीज सामने रखनी चाहिए कि पूरा इस वक्त जो मीडिया है वो शौक में है, अवाम शौक में है कि एनसीसीआई के जो डायरेक्टर हैं सरफराज साहब, उनके ऊपर एफआईआर कटी हुई है, किसकी रिश्वत की और खुर्द बुर्द की। क्योंकि हमें ये समझने की जरूरत है, बिल्कुल कटी है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऐसा हो सकता है कि उन्होंने ना ली हो, या ऐसा हो सकता है कि ली हो। इस पे कोई दो राय नहीं है, कोई चांसेस नहीं है, लेकिन लेकिन हमें। क्या क्या साबित हो सकती है जी एफआईआर जबकि आप प्रूफ भी इस टाइम कोई नहीं, मटेरियल कोई मौजूद नहीं है एविडेंस के तौर पर जो साबित दिया जाए? जी, यही मैं कहना चाह रही हूँ कि अभी तो सिर्फ एफआईआर है। एफआईआर में सिर्फ बेसिक इल्जाम लगे जाते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। पर अगर हम एफआईआर का बेसिक मटन भी पढ़े तो उसमें साफ चीज लिखी हुई है कि मुझे खावंद की रिहाई के बदले उसके जो केस का था उसके मुतालिक कितने पैसे लिए गए। समझ नहीं आती कि आपने दिए क्यों। इसका मतलब आप तो मुलविस से जुर्म हो, आप तो खुद जुर्म कर रहे हो, तो आप किसी दूसरे को आपको एक्यूज हो। तो जब आपने एफआईआर चुकाई है तो फिर आप उस एफआईआर के मुद्दई नहीं हो, बल्कि खुद भी मुजरिम हो उस एफआईआर के, और उसी तरह मुलव्वस हो जिस तरह आपने मुलजमान को मुलव्वस किया गया है। तो सबसे पहले जो बेसिक इंक्वायरी स्टार्ट होती है वो मुद्दइयों के शुरू होती है, क्योंकि आप मुद्दई प्लस मुलजिम हो। तो आपके खिलाफ इंक्वायरी स्टार्ट होगी, क्योंकि जो सरकारी अफसरान है उसके खिलाफ, उनके खिलाफ मुकदमा जात कराना इतना आसान काम नहीं है। प्रॉपर इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी के बाद पीडा बैठती है और पीडा के बाद उनके ऊपर एफआईआर होती है। मतलब एक पूरी एसओपी है एफआईए की जी बिल्कुल। तरीकाकार की, लेकिन यहाँ तो 20 मिनट के अंदर एफआईआर का इंदराज हुआ है और 20 मिनट के अंदर ही तहकीकात हुई, 20 मिनट के ऐसे अंदर ही। ही चीजें जो सामने आई, ये 20 मिनट के अंदर ही बंदे गिरफ्तार भी हुए। बिल्कुल कुछ ऐसे इस ही। तरह की चीजें सामने हैं। जी बिल्कुल, 20 मिनट्स में या कुछ विद इन फ्यू आवर्स ये काम हुआ है। लेकिन जैसे मुझे बताया कि ट्रांसफर है तो फिर पहले ही शुरू हो गई थी, पोस्टिंग तो उसी वक्त शुरू हो गई थी जब ये केस पर हाईलाइट हुआ था, उसी वक्त स्टार्ट हो गई। तो मेरा ख्याल में 15-20 दिन का ये प्रोसेस है। पर जो सबसे हैरत की बात है कि जो इल्जाम एफआईआर में लगाए गए वो काबिल यकीन नहीं है। इतनी बड़े मेगा स्कैंडल्स में 8 करोड़ की, 9 करोड़ की करप्शन क्या कहती भी नहीं है, तो ये कोई बड़ी करप्शन नहीं है। तो कोई इल्जाम लगाना तो कोई बड़ा इल्जाम लगना चाहिए था मेगा करप्शन का, ये मेगा करप्शन अच्छा, नहीं है। मुझे ये बताएं, आपने एफआईआर का मतन भी पढ़ा है। एफआईआर के अंदर एक चीज ये है कि वो कहती है कि जनाब कुछ लोग इसके अंदर शामिल है, कुछ फ्रंट मैन आए। अच्छा, उन फ्रंट मैन को कल जब हम कोर्ट के अंदर मौजूद थे, जो कंप्लेनेंट है उसकी जाने से कोई भी नहीं आया। क्या ये जरूरी होता है कि जिस वक्त वो मुल्जिमान गिरफ्तार हो तो कंप्लेनेंट का वहां होना, या कानून में इसकी थोड़ी सी रेमेडी है कि वो आए, वो अगली पेशी पर आ जाएगा या उससे आगे बाद में आ जाएगा? जी, मुद्दई का जो पैरवी करवाना जरूरी है, तमील करवाना बिल्कुल जरूरी है। लेकिन अगर मुद्दई नहीं आया तो बिल्कुल फिर स्टेट रियासत जो है वो मुद्दई बनेगी, प्रोसिक्यूशन मुद्दई बनती है। और क्योंकि ये सरकारी अफसरान के खिलाफ एफआईआर है तो यहाँ पे डिपार्टमेंट खुद भी जो है और जो वजीर आला और जो हुकूमत है वो खुद मुद्दई है। तो इसलिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है उनका ना आना, लेकिन पैरवी जरूर करवानी होती है, तमील करवानी होती है। मुद्दई का आना ना आना जरूरी नहीं है, तमील होना जरूरी है। अच्छा, एक चीज मुझे और मैडम ये बताइएगा कि इस तमाम केस के अंदर हम एक सूरत हाल और देखते हैं। ये मुकदमा दर्ज हो जाता है, मुकदमा दर्ज होने के बाद जो बेकी के ऊपर मुकदमा दर्ज है, उसकी को अक्यूज है उनकी अहलिया भी, यहाँ तक आ गए। अब एक मुकदमा उनकी अहलिया की जाने से दर्ज होता है कि मेरे मियाँ को रिलीफ देने के लिए मुझसे रिश्वत तलब की गई। अच्छा, अगर यहाँ इस स्टेज पर देखा जाए, और क्योंकि अदालतें सम टाइम जमानत इस वजह से नहीं देती हैं मुल्ज़िम की
कि वो बाहर आकर असरअंदाज ना हो उस मटेरियल के ऊपर जो बिल्कुल कोर्ट में या उस इदारे के अंदर मौजूद है। ऐसे ही है। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये असरअंदाज होने वाली सूरत हाल नहीं कुछ हो जाएगी कि एक पहले आप मुलजमा थे और फिर आपने जनाब उसको बाहर निकलवाने के लिए एक इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया रिश्वत का, आपसे मांगी गई और आप देने के लिए तैयार बिल्कुल भी हो गए और आपने दे भी दी जी और आपने बिल्कुल। मुकदमा भी दर्ज करवाया, तो ये सूरत हाल थोड़ी सी डिस्टर्ब नहीं होगी? ये डिस्टर्ब बिल्कुल होगी। इसमें मैं थोड़ा सा आपको करेक्शन कर दूं, ये बात दुरुस्त है कि ये जो एक है ना बड़ा एक रेलेवेंट फैक्टर है कि आपने अपने इस मुद्दई मुलजिम को छुड़वाने के लिए एक बड़ी अमाउंट रिश्वत की यूज की है, आप खुद इस चीज को कबूल कर रहे हो, तो ये तो साबित भी नहीं करना, ये तो साबित भी नहीं करना, तो ये ओवरऑल मुकदमे में एक बहुत ज्यादा रेलेवेंट फैक्टर है। लेकिन ये चीज के बेल में रेलेवेंट फैक्टर है या नहीं, ये इसलिए रेलेवेंट फैक्टर नहीं क्योंकि इसका असर और रसूख से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि मतलब बेल हो जाती है। जी हो जाती है, लेकिन इंटरफेरेंस से अगर ताल्लुक आप है। अभी इतनी बड़ी अमाउंट दे सकते हैं तो कल बिल्कुल को उस तमाम मटेरियल को आगे पीछे करने के लिए आप इसकी डबल अमाउंट भी दे जी, ये सकते हैं। रेलेवेंट फैक्टर है, बिल्कुल रेलेवेंट फैक्टर है, हर तरह से रेलेवेंट फैक्टर है, इंटरफेरेंस में भी। और ये भी है कि आप ट्रायल को प्रेजुडिस कर रहे हो और केस को प्रेजुडिस कर रहे हो, फिर आप हायर ऑफिसर्स को ब्लैकमेल कर रहे हो, ये टैक्टिक है और सब कुछ ऐसे हर एक चीज रेलेवेंट है, हर लिहाज से ये चीज रेलेवेंट है। और ये रेलेवेंट इसलिए भी है कि जब आपका मुकदमा फंस गया उस वक्त आपको एफआईआर याद कर आई थी करवाना, आप ये वो जब रिश्वत मांगी गई थी उस वक्त आप एफआईआर कटवाते, रिश्वत ना देते, पता लगता आप कितने सच्चे हो, कितनी सती सवेतरी हो। जब एफआईआर, जब आपने रिश्वत दे दी, पैसे दे दिए, उसके बाद जब आप पकड़े गए तो आपने उल्टा काउंटर ब्लास्ट कर दिया उनके ऊपर एफआईआर कटा के। ये तो बहुत अच्छा तरीका है कि पहले उनकी मिन्नत समाजत करके रेफरेंसेस ढूंढ के जबरदस्ती उनके अकाउंट में पैसे दिलवाए जाए और बाद में जब आपके काम ना हो तो आप उन्हीं पे एफआईआर कटवाते जाओ। इस तरह नहीं होता, अगर आपको रिलीफ चाहिए होता तो फिर आपको भी अकोमोडेट करना पड़ता है। ये नहीं होता कि आप रिश्वतें देते फिर वो जबरदस्ती डंडे के जोर पे रिश्वतें देते फिरो और फिर आपके काम ना हो रिश्वत। अब अच्छा, हमारे पास अब क्या जो मुल्जिमान है उनके पास क्या रेमेडी है? क्या वो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं या इसमें स्टेट मुकदमा दर्ज कर सकती है कि जनाब इसने तो रिश्वत ली, ये तो कंप्लेनेंट बिल्कुल आ गया सामने, तो रिश्वत देने के वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का क्या तरीकाकार होगा? अच्छी, इसमें तरीकाकार तो अभी तक कोई फॉलो नहीं होता, लेकिन कुछ हमारी प्रेसिडेंट्स है जो मैंने देखी है और कोर्ट के ओपिनियंस है जो कि मैं ऑन एंड ऑफ कोर्ट में खुद अपनी आंखों से विटनेस करती हूँ। इसमें एक रिश्वत लेने और देने वाले केसेस आते हैं, इसमें एफआईए के केसेस आते हैं और जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस है ना, जो इलीगल ट्रांसपोर्टेशन के केसेस है, उनमें जो कोर्ट का व्यू है ना वो ये है कि सिर्फ जो मुल्जमान है वो असल रेलेवेंट पार्टीज नहीं है, बल्कि मुदई भी इनमें रेलेवेंट पार्टीज है, विक्टिम भी उतने ही गुनाहगार हैं जितने मुल्जमान है, क्योंकि ये टू पार्टी सिचुएशन है। तो कोर्ट का बड़ा क्लियर व्यू है कंसेप्चुअल जी, चीजें आती जो हैं। कोर्ट का व्यू है यहाँ पे बहुत क्लियर है कि दोनों पार्टीज मुलवस होती है। लीगली तो लॉ तो इसमें खामोश, अभी तक कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन कोर्ट ने ऑन एंड ऑफ, मैंने अपनी ऐसी हेयरिंग्स की समाअत देखी है जहाँ पे कोर्ट कहती है कि दोनों पार्टीज को किसी तरह रेलेवेंट ना है। तो क्योंकि एक पार्टी के खिलाफ मुकदमा नहीं होता तो एक ही एफआईआर होती है, तो वहां पे मुलजिम में ही कोर्ट मुदई की जरा खींचातानी करती है। और रिसेंटली मैं कोई 1-2 माह पहले की बात है, एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस था जिसमें इलीगली लोगों को दूसरे मुल्क पहुंचाया जाए, तो वहां पे कोर्ट ने लॉ ऑफिसर साहब को डायरेक्ट किया था कि इस पे आप मामला ढूंढें, लॉ ढूंढें कि क्या मामला है, किस तरह ये ठीक होगा, क्योंकि रिश्वत लेने वाला, देने वाला और जो बाहर ट्रांसपोर्ट होने वाला और करवाने वाला दोनों इक्वली जिम्मेदार है। तो ऐसा क्यों है कि एक के खिलाफ कार्रवाई होती है और जो दूसरी मुलव्वस पार्टी है जो बाद में विक्टिम बन जाती है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। अच्छा, अब इस तमाम सूरत हाल को जो आपके सामने बिल्कुल आया है, जी क्या नजर आ रहा है आपको? इनकी जो जमानतें होती नजर आती हैं नीचे से, मतलब अब रिमांड पे हैं आज 3 दिन के लिए, परसों उनको पेश करेंगे, रिमांड खत्म होता है, उसके बाद जुडिशियल हो जाते हैं। तो इस एफआईआर को देखते हुए अब जो इन मुल्जमान है एनसीसीआईए के, इनकी जमानत का चांस कब तक बनता हुआ नजर आता है? अच्छा क्या इनको नीचे से जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं वो जमानत ले सकते हैं इनकी? ले तो सकते हैं, लेकिन मुश्किल ही है कि इनकी जमानतें हों। और वही बात के भी तो रिमांड ही नहीं खत्म हो रहा, रिमांड ही नहीं खत्म हो रहा, तो जमानतें तो अगली स्टेज है। तो फिलहाल तो इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन एनीथिंग। नहीं, मैं कानून की नजर में दे रहा हूँ कि कानून क्या कहता है कि यहाँ इस लेवल पर जमानतें हो जाएंगी या इनको एडिशनल सेशन जज के पास जाना पड़ेगा लेकिन या हाई कोर्ट तक जी, इनको जो चलेगी? साइबर क्राइम है ना उसमें जमानत कोई भी लेगा ना तो वो साइबर कोर्ट लेगी, एडिशनल सेशन जज की कोर्ट जो साइबर कोर्ट होती है वही लेती है। इसके अलावा मजिस्ट्रेट नहीं ले सकता साइबर क्राइम की जो जमानत है। साइबर क्राइम के जितने भी केसेस हैं एडिशनल सेशन जज साहब की जो साइबर अदालत होती है, जो तैनात वो होती तो है है, वही अब लेती है। इनके ऊपर तो उसी कोड एनसीसीआई है जो जी एफआईए बिल्कुल, का कोड है, मुल्जमान जी एफआईए के एफआईए के कल एफआईए ने पेश की, ऐसे ही है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने जी समाअत की, अब वही इनको जुडिशियल भेजेंगे जी बिल्कुल जिस ऐसे ही है, वक्त आगे ऐसे ही चल। है।
अब जब इन्होंने स्टेप क्या होगा, अब ये एडिशनल सेशन जज के बाद अपनी जमानत दायर करेंगे या अपनी जमानत इस जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अच्छा सामने ही दायर जी करेंगे? जी जी इनका यही है कि पहले तो जमानत जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास होगी, फिर उधर से खारिज होते तो ऊपर वाले फोरम पे जाएगी। तो वहां पे उस लेवल पर, उस सतह के ऊपर इनकी जमानत होती हुई नजर आती है इस मुझे नहीं एफआईआर के आता, मतन नहीं को मुझे देखते हुए? बिल्कुल नहीं नजर आता। तो आप ये कह रही हैं कि अब ये एनसीसी के जो मुझे अफसरान है ये भी लंबी जेल की हवा जी खाएंगे? असल चीज डिपेंड करती है कि जो पुलिस रिपोर्ट जो मिस्टर सफा मिसल पे क्या चीज आई है, ऑन रिकॉर्ड बात क्या आई है कि ये मुलव्वस पाए भी गए हैं या बिल्कुल बेबुनियाद इल्जाम पाया गया, कोई चीज पाई गई है। क्योंकि जो मजिस्ट्रेट लेवल पे बेल है ना, उसमें कुछ ना कुछ कंटेंट होना जरूरी है, कॉन्टेक्स्ट होना जरूरी है। खाली एफआईआर की बुनियाद पे बेल खारिज या नहीं होती, जो असल इन्वेस्टिगेशन होती है ना उसकी बुनियाद पे होता है। तो पुलिस की, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की जो फाइंडिंग है ना उसके ऊपर सारे के सारा। दकी भाई को किसा देखती है, अगर आप थोड़ा सा उस पर भी गुफ्तगू कर लें। जी ये मुकदमा चलता और आप 22 दिन का रिमांड हुआ, जुडिशियल मजिस्ट्रेट से जमानत खारिज हुई, सेशन जज से खारिज हुई, अब ऊपर हाई कोर्ट में आना, वो उन्होंने भी दायर नहीं किए। तो जितने बड़ा चलान आ चुका हुआ है जी और नीचे ट्रायल शुरू हो चुका हुआ, तो इस लेवल के ऊपर आकर जमानत हो जाती है या नहीं होती है हाई कोर्ट से, देखिए हाईकोर्ट अगर आपको जब पता है ट्रायल शुरू हो जी चुका जी हो? ये एपेक्स कोर्ट है। तो यहाँ पे तो सारी की सारी चीजें रेलेवेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। बेल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। बेल हमेशा से एक डिस्क्रेशनरी रीजन है जो कोर्ट की मर्जी पे होता है। कोर्ट सारी चीजें देखती है, तो काफी चीजों पे डिपेंड करता है। इस तरह कहना बेल होगी या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाईकोर्ट मर्डर केसेस में भी बेल लेती है, डबल मर्डर केसेस में भी बेल होती है। पर बेल यहाँ पे आपको साबित करना पड़ेगा कि आप बेगुनाह हो। नहीं, अगर आप मेरे जो दूसरे मसले थे, ट्रायल जब शुरू हो जाता है हम्म, तो उस लेवल के ऊपर क्या अदालतें बेल ले लेती हैं हाई जी कोर्ट? बिल्कुल ले लेती है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं। चालान सबमिट होने के बाद भी ले सकती हैं, पहले भी ले सकती हैं, दौरान भी ले सकती हैं। बेल कभी भी मिल सकती है। अगर आपका ट्रायल होने में 1 माह भी रह गया, ट्रायल मुकम्मल होने में, तो भी बेल हो सकती है। हाई कोर्ट से भी हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट से भी हो सकती है। पर ये केस टू केस पे डिपेंड करता है, केस के फैक्ट पे, केस की नोयत पे, मामलात की नोयत पे और पुलिस फाइंडिंग पे, ईच एंड यानी एवरीथिंग। कि आपके कहने का मकसद ये है कि अगर कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि एनसीसी अफसरान के अंदर जाने से डकी भाई की बेल होती हुई नजर आ नहीं रही, तो वो मुमकिन नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मुश्किल हो गई है, क्योंकि ये एक एडवर्स फैक्टर है, मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस नहीं है ये। कि देखिए आपने रिश्वत देने के बाद शोर डाले, हमने रिश्वत दिया, तो फिर कसूरवार तो आप हो। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। रिदा नूर साहबा मेरे साथ मौजूद थी और उन्होंने इन तमाम कानूनी पहलुओं के ऊपर जो है बहुत खुल के बात की है कि बज़ाहिर इस अरूप गदोई की जानिब से जो मुकदमा दर्ज किया गया उसके बाद उनको कुछ कानूनी तौर पर जो है रिलीफ शायद उस हिसाब से ना मिल सके जो बनता नजर आ रहा है। तो हम वो भी इस मुकदमे में उतने ही गुनाहगार नजर आती कानून की नजर में जितने गुनाहगार एनसीसीआई के अफसरान में। दोबारा मुलाकात होती है